नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। जय जनादेश यात्रा हमारी, पहले फील्ड पर रिपोर्टिंग, उसके बाद एग्जिट पोल और अब मतदान के दिन की तैयारी। लेकिन इन सब के बीच एग्जिट पोल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी। इन सवालों का सत्य क्या है? खासतौर पर एक्सिस माई इंडिया, जिसका इंडिया टुडे ग्रुप के साथ टाई अप है और पिछले कई एग्जिट पोल बहुत एक्यूरेट रहे हैं, तो सब इंतजार भी करते हैं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का। हमने भी आपको विस्तार से दिखाया, जिसमें ये भविष्यवाणी की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 तक पहुंच सकता है और मिड रेंज जो है वो 360-370 की है। इन सब के बीच राहुल गांधी, पवन खेरा, अखिलेश यादव, बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने अलग अलग किस्म के इल्ज़ाम लगाए। किसी ने एक्सिस माई इंडिया के कर्ता धर्ता प्रदीप गुप्ता के पारिवारिक पृष्ठभूमि और इनके संपत्ति जुटाने पर टिप्पणी की, तो किसी ने कहा कि ये पीयूष गोयल और अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। इन सब के बीच आम दर्शकों के बीच ये जिज्ञासा भी रही कि भारत जैसे इतने बड़े देश में, लगभग 1.5 अरब की आबादी वाले देश में, ये एग्जिट पोल होते कैसे हैं और कितने दुरुस्त रहते हैं। सवाल ये भी उठा कि क्या एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट को दुरुस्त रखने के लिए किए जाते हैं और उसमें इतना बढ़ चढ़कर नंबर दिखाया जाता है। इन सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस माई इंडिया के मुखिया प्रदीप गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ। सबसे पहले तो सोशल मीडिया का ही एक सवाल ले लेते हैं, फिर मैं सर्वे के तौर तरीकों पर और इसकी फाइंडिंग्स पर आऊँगा। इतना कितना पैसा कमा लिया आपने कि दिग्विजय सिंह उस पर टिप्पणी करने लगे? पुराना प्रेम है आप लोगों का? हाँ, मैं भी मध्य प्रदेश से आता हूँ और हमारे मुख्यमंत्री थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय पे, खासकर 2003 के पहले, और 93 से 2003 तक 10 साल तक दिग्विजय सिंह जी। तो उनको बहुत प्यार है, वो मेरी प्रसिद्धि करते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रदीप गुप्ता ने कितना पैसा कमा लिया या प्रदीप गुप्ता क्या करते हैं, किससे जुड़े हुए हैं, किस संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो अक्सर कर चुनाव के समय ऐसा बोलते हैं, तो मेरे समझ के बाहर है कि वो प्रदीप गुप्ता को कितनी भी तरीके से प्यार कर लें, मोहब्बत कर लें और गाली दे लें, उससे कांग्रेस के जीत और हार, कांग्रेस की जो मूल समस्या है उसका कैसे समाधान हो जाएगा, ये मेरे ज़रा समझ के परे है। तो मैं खुश होता हूँ कि चलो कोई तो है जो मेरी तारीफ़ कर रहा है। और ये इल्ज़ाम कि आप अमित शाह और पीयूष गोयल को रिपोर्ट करते हैं। अब देखिए, पीयूष गोयल जी के साथ मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूएस में पढ़ाई की है, तो अब पढ़ाई की है तो आप समझ सकते हैं कि वो मेरे क्लासमेट हैं। तो अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ कि विपक्ष के कोई नेता भी आपके क्लासमेट रहे हैं कभी कहीं? विपक्ष के मैं इतना ज़रूर कहूँगा सौरभ जी कि देश में ऐसी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी को शामिल करके बोल रहा हूँ मैं, और शायद ही ऐसे कोई उनके शीर्ष नेतृत्व हो, नेता हो, जो प्रदीप गुप्ता के या एक्सिस माई इंडिया के संपर्क में नहीं है। और उन सब के साथ बहुत अच्छे मेरे संबंध हैं। बहुत कम समय पे ऐसा होगा, या आप देखेंगे कि मुझे कोई गाली देता है, बट उसके चुनाव के आकलन, अनुमान और परिणाम में क्या फ़र्क है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये बोल देने से। मुझे लगा कि आप ये भी बोलने वाले हैं कि शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसने हमारी सेवाएं ना ली हो। नहीं, सेवाएं का जहाँ तक सवाल है, वो एक किसी भी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या कॉरपोरेट हो या कोई भी क्लाइंट हो, वो एक नॉन डिस्क्लोज एग्रीमेंट होता है। पर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करता है एक्सिस माई इंडिया, उनके लिए सर्वे करता है? नाम मत लीजिए पर इतना तो बता दीजिए। नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ज़रूर सर्वे करते हैं, काम करते हैं, बट वो जीत और हार से ज़्यादा किन विषयों की जनता ज़रूरत है, जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या विषय हैं, उनको जानने के लिए, और वो चुनाव के करीब करीब 1 साल से भी ज़्यादा पहले की ये प्रक्रिया होती है। तो मुझे आज तक, और ऐसी कोई पार्टी नहीं है, ये भी बता दूं मैं, 1-2 पार्टी नहीं, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जिसने हमको संपर्क ना किया हो, जिसने हमसे ये जानने की कोशिश ना की हो कि भाई ये बता दीजिए इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, महिला पुरुष कैसे वोट कर रहे हैं, विभिन्न जातियां कैसे वोट कर रही हैं। कहने का मतलब है, इलेक्शन से संबंधित जानकारी को ऐसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने एक्सिस माई इंडिया से जानने की कोशिश ना की। ये बताइए कि
तरीका क्या होता है सैम्पलिंग का? मेरे सामने वो पत्रक है जिसमें आपने विस्तार से लिखा है ST SC मुस्लिम OBC जनरल अदर्स, इन सबको लिया गया, कितने % में लिया गया वो भी प्रोपोर्शनेट ही दिख रहा है ज़्यादातर। रूरल और अर्बन का डिवाइड भी दिख रहा है 70-30 का। फीमेल रिस्पोंडेंट कुछ कम है, 69 मेल पे 31 फीमेल % में। इसकी वजह क्या रहती है? देखिए सौरभ जी कि इसका तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल सरल भाषा में बता दूं तो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग फेस टू फेस, यानी घर जाके फ़ोन के ऊपर, और ऑनलाइन कुछ भी नहीं। ओके। एक बात। दूसरी बात कि किन वो 200 लोगों से बात की जाए एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में, वो कैसे तय किया जाए कि ये 200 लोग कौन, उसको हम कहते हैं जनसांख्यिकी, जिसको कि अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी के मतलब क्या है? देखिए हम करते क्या है, आप ये जान लीजिए कि एग्जिट पोल है क्या, ये करना क्यों है, जरूरत ही क्या है? 3 दिन में तो रिजल्ट आ जाएंगे, इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों इतना तमाशा और पैसा खर्च करने की ज़रूरत है? आपको रिजल्ट में ये ज़रूर मिलेगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, बट किसी भी रिजल्ट में ये नहीं मिलेगा किस जाति, वर्ग, समाज ने किसको वोट किया और क्यों किया। कोई जीत रहा है तो क्यों जीत रहा है, हार रहा है तो क्यों हार रहा है, और कैसे जीत और हार हो रही है, इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। और इससे भी उलट सबसे बड़ी बात जो है, चुनाव ही जिसको हम कहते हैं पर्व है, उत्सव है लोकतंत्र का, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देश का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर है वोटर है। कहने का मतलब ये एक ही ऐसी विधा है देश के अंदर जिसमें पूरा का पूरा देश, पूरे के पूरे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 150 करोड़, जैसे आपने अभी बताया 1.5 अरब, उन लोगों का कुछ ना कुछ लेना देना है। ये जो स्याही हाथ पे लगती है, वो भी ये जानना चाहते हैं कि जिसको मैंने वोट किया है वो जीत रहा है, वो सरकार जीत रही है, वो पार्टी जीत रही है या नहीं जीत रही है। क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन सरकार के साथ प्रभावित होता है। तो आप जान लीजिए, इन्हीं सब के जवाब देने के लिए एग्जिट पोल किया जाता है। अब मैं डेमोग्राफी की बात कर लूँ। जैसे ही हम करते क्या, हम करते हैं एक मानव जीवन की ज़रूरतों को जानने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं कि आप ये देखिए कि जनमानस है कैसे 200 सैंपल डिसाइड किए। जैसे ही मानव पृथ्वी पर आता है, सबसे पहले डॉक्टर ऐसे उठा के देखता है, भाई ये महिला है कि पुरुष है, जेंडर सबसे पहले जेंडर जी, जो कि इसलिए 50-50 अमूमन होता है। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सा फिर होता है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र लेना है, तो वो तय होगा भाई तलाटी में जाके कि ये रूरल में हुआ या अर्बन में, ज्योग्राफी शहरी है कि ग्रामीण है जी। फिर जैसे ही थोड़ा बड़ा होने हुआ तो आपने कहा इसकी उम्र कितनी हो गई भाई, तो उसके बाद है उम्र, एज ग्रुप। ये 3 जो हैं वो यूनिक है। इसके बाद जैसे ही बच्चा उम्र जान लिया आपने, अच्छा अब इतना बड़ा हो गया, हाँ भाई इसको स्कूल जाने का टाइम हो गया, पढ़ाई बताइए इसकी, क्या क्या पढ़ाई की है इसने। जब भी आप पढ़ाई की बात करते हैं उसके तुरंत बाद चलो ग्रेजुएशन हो गया, तुरंत आप पूछेंगे सब लोग, अब इसका शादी का समय आ गया, भैया ये बताओ ये करता क्या है, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। और जैसे ही व्यवसाय आपने जान लिया, तुरंत आपका आता है ये बता दो कि इसकी इनकम कितनी है, जो दिग्विजय सिंह जी मुझसे भी पूछ रहे हैं। तो इन पूरी 6 की 6 डेमोग्राफी जिसको कहते हैं, इसमें आपने एक छोड़ दिया जो अनफॉर्चुनेटली हमारी पहचान से हमेशा जुड़ा जाता है। जी, ये जनसांख्यिकी, ये वो है जो ग्लोब के किसी भी यूनिवर्स में इट होल्ड गुड, मतलब ये तो डेमोग्राफी और ज्योग्राफी। बट जब हम भारत की बात करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि जाति प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी और अहम हिस्सा है, और जातिगत आधार पे हम आज भी बड़े हिस्से में देश के वोट करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि मेरी जाति का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और वो अच्छी वो रखता है व्यक्तित्व, तो मैं क्यों ना वोट करूँ। नहीं सर, मैं आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद यू ऑन दिस। आप बताइए कि आप सिर्फ अपने कैंडिडेट की या उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी या मेरिट और परफॉर्मेंस के हिसाब से वोट करेंगे। आप जात बिरादरी देख के नहीं करेंगे। वो सड़क जात बिरादरी देख के नहीं बिछती, स्कूल अस्पताल नहीं बनते हैं, पॉलिसीज नहीं बनती, और अगर बनती हैं सिर्फ जात बिरादरी देख के, तो ये किस्म का पक्षपात है। और फिर संविधान की शपथ की धज्जियां उड़ती हैं जिसमें कहा जाता है कि भय प्रलोभन से मुक्त और सबको समान देख के। आपने जो कहा वो बिल्कुल, ये जो आपने बताया वो तो पैरामाउंट है कि आप यदि सरकार में हैं या मैं आपको वोट दे के सरकार में भेज रहा हूं, तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं
गवर्नेंस की, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल है, रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, पीडीएस, राशन प्रणाली, किसानों से संबंधित व्यवस्थाएं और सुविधाएं, ये तो सरकार का एक अभिन्न अंग है। ये किसने कह दिया कि जिस जाति वाले को मैं वोट कर रहा हूं वो इन चीजों के परे होगा? बिल्कुल परे नहीं होगा। जाति देख के वोट कर रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि जिसको भी मैं वोट करने जा रहा हूं वो सरकार में जा रहा है, आप समझिए इस बात को। और जब वो सरकार में जा रहा है तो सरकार आपके सामने दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट का नाम है सौरभ गुप्ता और एक का नाम है सौरभ अहिरवार। आप सौरभ गुप्ता और सौरभ अहिरवार की योग्यताएं देखेंगे या ये देखेंगे कि वो गुप्ता हैं या अहिरवार हैं? देखिए, योग्यता के बिना तो कुछ आगे होना ही नहीं है। तो फिर ये कहिए ना, योग्यता पे वोट डालें, जाति देख के क्यों वोट डालें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जो मैं आपको बता रहा हूं, जनता से जब हम रूबरू होते हैं, रायशुमारी करते हैं, तो उसके आधार पे जनता किस आधार पर वोट करती है। जब आप ये बोल रहे हैं कि पब्लिक कास्ट देख के वोट, लेकिन आप यू सेड कि मेरा ये मानना है, तो मैं यहाँ व्यक्ति प्रदीप गुप्ता को काउंटर कर रहा हूँ। मेरा ये मानना मतलब हमारी स्टडी लगातार ये सजेस्ट करती है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा वर्ग अपनी जाति के आधार पर वोट करता है। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ कि नहीं प्रदीप गुप्ता, मैं अपनी बात कैसे कर सकता हूँ? वो वाक्य वैसे ही सामने आया। कोई बात। सीट शेयर प्रेडिक्शन पे आते हैं। 543 में आपने कहा बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए 361 से 401 और इन्हें 29 सीटों का फायदा है। कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस 131 से 166 55 सीटों का फायदा है और अदर्स 8 से 20 और उन्हें 84 सीटों का नुकसान है। पार्टी वाइज वोट शेयर की बात करें तो एनडीए 47%, 2% बढ़ा, कांग्रेस 39%, 12% बढ़ा और अदर्स का घटा। ये अदर्स घट रहा है, दोनों तरफ टैली बढ़ रही है, दोनों के बीच 8% का फासला है, पर 8% का फासला सीटों में बहुत बड़े फासले में दिख रहा है। थोड़ा सर इसकी वजह बताएंगे। जो इंडिया गठबंधन की हमने बात करी उसको मैं लोगों को बता दूं, आपके दर्शकों को, कि इसके अंदर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट पार्टीज, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी शरद पवार, इन सभी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, केरला कांग्रेस, पीडीपी, एनसीपी, इन सब का समावेश है। और दूसरे तरफ जो अदर्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें ऐसी पार्टियां जैसे बीजू जनता दल उड़ीसा में, वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश में, बीआरएस तेलंगाना में, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, ये सारी की सारी पार्टियां अदर्स में। तो रह गई बात कंपैरेटिव एनालिसिस करते समय, हमको ये सतर्कता बरतनी चाहिए कि पिछली बार सपा बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, तो हम उस लिहाज से देखेंगे तो हाँ सीटें कम हो रही है। तो एक सीधी सीधी भाषा की बात करें तो बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस, इसको साधारण भाषा में समझने और समझाने के लिए इस हिसाब से है। बाकी हर एक पार्टी के कितना वोट मिलने की उम्मीद है, कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है, वो डिटेल में आप पाएंगे। जी, क्या वजह दिखी आपको नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के बाद भी एक प्रो इनकम्बेंसी की? कई लोगों ने कहा कि देखिए विपक्षी नेताओं की यहाँ भी भीड़ आ रही है, समीकरण उनके बहुत अच्छे हैं, एक वोटर फटीग होता है आदि इत्यादि, लेकिन आपका एग्जिट पोल इससे इतर सजेस्ट कर रहा है। क्या फैक्टर्स हैं? सबसे बड़ी जो बात समझ में आई वो स्ट्रांग प्रो इनकम्बेंसी, जिसको कहते हैं सरकार के साथ समर्थन या संतुष्टि, जो कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बहुत कम ऐसे होता है। और उस प्रो इनकम्बेंसी की जो एक शब्द में यदि मैं बोल दूं वजह क्या है, तो वो केवल डिलीवरी और परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं डिलीवरी हो सकती है, बट जो टोटल निचोड़ निकल के आया वो है डिलीवरी डिलीवरी डिलीवरी। एक आपने ये भी पॉइंट आउट किया कि 5 साल तक विपक्ष कंसिस्टेंट नहीं रहा, क्रेडिबल अपोजिशन नहीं बन पाया, इसकी वजह से कई जगह फटीग है, डिसकंटेंट है सरकार को लेके, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। एक डेटा और है जिस पे थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि बीजेपी 33 सीटें गंवा रही है पिछली बार के मुकाबले, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड और हरियाणा में, और 66 सीटें, इसकी ठीक डबल सीटें गेन कर रही है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, यूपी, तमिलनाडु, केरला, एमपी, छत्तीसगढ़ से। कई लोगों ने इसमें
तमिलनाडु और केरल को बहुत हाईलाइट किया है कि आप कह रहे हैं कि केरल में बीजेपी खाता खोलने जा रही है, 2 से 4 तक का आपने नंबर दिया, बिल्कुल। तमिलनाडु में भी इस तरह का नंबर दिया, इसका आधार क्या है? देखिए, आधार तो हर चीज का, हर एक लोकसभा सीट के ऊपर जाके लोगों से बात करके और जो हिसाब से डेटा आता है उसका आकलन करके उसका आधार है। केरला की बात बता देता हूँ मैं पहले। केरला में त्रिवेंद्रम ऐसी सीट है जहां बीजेपी को हाईएस्ट 31-32% वोट मिलता रहा है। 19 के चुनाव में 31% वोट मिला। वहां पर बीजेपी के जीतने की इस बार संभावना है। वहां पर टफ फाइट है, अच्छी फाइट है। वहाँ से कांग्रेस से शशि थरूर चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने बीजेपी के इस बार राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी उसी के आउटस्कर्ट पे सीट है अटिंगल, वहाँ पर भी बीजेपी के अच्छे संभावना बन रही है। तीसरी सीट है त्रिशूर, सुरेश गोपी वाली सीट। जी बिल्कुल। त्रिशूर की सीट ऐसी है कि वहाँ कोई टफ फाइट जैसी स्थिति नहीं दिख रही है, उनके जीतने की पूरी संभावना हमारे सर्वे आप ये कह रहे हैं कि सुरेश गोपी के जीतने की संभावना राजीव चंद्रशेखर से भी ज्यादा है? जी, मैं ये कह रहा हूँ। ओके, हाँ, थोड़ा सा। और तमिलनाडु की बात करें? हाँ, तमिलनाडु में 3 ऐसी सीटें हैं जिसको हम एनडीए के हिसाब से बोल रहे हैं। तो उसमें तिरुनेलवेली, तेनाकासी, ये बीजेपी के जीतने की अच्छी यहाँ पे प्रोस्पेक्ट है। और तीसरी सीट है रामनगरपुरम, जिसमें ओपीएस, ओ पनीरसेल्वम, जो पिछले भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं एआईडीएम के पार्टी के, अब वो इंडिपेंडेंट बीजेपी के एनडीए के समर्थन में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन तमिलनाडु के स्टेट राज्य में इन 30 सीटों पर एनडीए का अच्छा संभावना है। बंगाल का रुख करूंगा। इसके प्रिडिक्शन को लेके भी कई लोग बहुत सरप्राइज दिखे कि बीजेपी इज क्रॉसिंग 50% वोट फिगर इन बंगाल, 51%, और सीटों में वो 31 दिख रही हैं आउट ऑफ 42। उसको लेके सर क्या बता पाएं? बंगाल में बीजेपी 51% तो नहीं आंकड़ा है। बंगाल में बीजेपी का 46 है 46। और टीएमसी का है 40% वोट शेयर, जो हमने ठीक है। आई स्टैंड करेक्टेड। बंगाल में बीजेपी को 46% वोट मिलते दिख रहे हैं और टीएमसी 40 पे। जी, ये पिछली बार के मुकाबले एक ड्रास्टिक चेंज, और असेंबली को देखते हुए तो और भी बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा जनादेश हासिल किया था ममता बनर्जी ने। तो असेंबली तो एक अलग ही, यानी हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं हो पाएगा। लोकसभा से कंपेयर करें तो 19 में बंगाल में बीजेपी को 18 सीटें और टीएमसी को 22 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली थी। तो उस लिहाज से अब हमारे सर्वे में बीजेपी को 26 से 31 सीटें मिलती दिख रही है। वो एक बड़ी न्यूज़ है, हम कह सकते हैं। पूरे देश के सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला जो दिख रहा है अनुमान हमारे सर्वे में, वो ये आप कह सकते हैं। ठीक है। ओडिशा को लेके भी थोड़ा हम लोग चकित थे जब हम असेंबली के फिगर्स देख रहे हैं, तो दोनों 42% पे टाई हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे 51% है जी, जब लोकसभा में जा रहा है बीजेपी का। यहाँ बिल्कुल आपने सही कहा। और इसका भी मैं आपको बताऊं, बड़ा दिलचस्प ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव 19 में 8 सीटें मिली थी बीजेपी को और 12 सीटें बीजू जनता दल और को, एक सीट कांग्रेस को मिली थी। उसके उलट असेंबली इलेक्शन में केवल 23 सीटें मिली थी बीजेपी को। 147 में से केवल 23, 113 सीट करीब बीजेडी को मिली थी। और लेकिन जो वोट शेयर भी जो था बीजेपी का, वो 39% लोकसभा में और विधानसभा में 32%, यानी 7% का मार्जिन। इस बार हमारे उसमें जो दिख रहा है, जो आपने जैसे बताया, 8% का मार्जिन है, 51 से 42 पे आ गया। हाँ जी, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज दिख रही है। क्या वजह रहती है इतनी डिस्पैरिटी? मतलब ओडिशा एक अलग ही एग्जांपल दे रहा है पिछले 2 चुनाव से कि साथ पोलिंग हो रही है, पर इतना बड़ा गैप दिख रहा है, 8%, 7%। देखिए, उसकी मुख्य वजह यह है कि उड़ीसा में पिछले 5 यानी 25 साल से लगातार बीजू जनता दल की सरकार है। और एक देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो तो कभी तो होना है, बट सवाल है कब होना है। तो आपने देखा कि नवीन पटनायक जी ने पिछले 14 और 19 2 मोदी वेव को सरवाइव कर लिया। चाहे असेंबली की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, दोनों में वो बीजेपी से आगे रहे, अच्छे खासे आगे रहे। और जनता भी ये देखती है कि हम अब असेंबली इलेक्शन में वोट करते हैं तो उससे हमारा ये फ़ायदा होता है, उससे हमारे ये बेनिफिट्स होते हैं। उसी हिसाब से आप ये देख लीजिए कि दिल्ली में भी वैसे ही होता है। दिल्ली में लोकसभा की
14-19 में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती और आम आदमी पार्टी ने 15 और 20 के चुनाव में करीब करीब एक बार 63 और एक बार 67 सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने। तो आज का जो मतदाता है वो बड़ा ही स्मार्ट, इन्फॉर्म्ड, यानी कि उसको ये पता है कि मैं ये जो वोट कर रहा हूँ इससे सरकार से क्या उम्मीद की जाए। ये जो रोड है इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है या म्यूनसिपैलिटी जिम्मेदार है। चाहे ये रोड अच्छी या खराब है उसके आधार पर, और चुनाव किसका है उसके आधार पर वो अपना निर्णय लेता है। अच्छा, बार बार ये हो रहा है, ये प्रश्न आ रहा है कि किस बिना पर, तो ये सवाल भी था सर्वे में कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में किस खास वजह से आपने इस पार्टी को पसंद किया। जी, ये बड़ा दिलचस्प है। ओवरऑल डेवलपमेंट 15% है, बीजेपी सपोर्टर्स के मामले में 17, कांग्रेस सपोर्टर्स के मामले में 13। जी, लेकिन पार्टी फेवरेटिज्म के मामले में ये आंकड़ा बदल जाता है, बीजेपी 11, कांग्रेस 18। थोड़ा ये डेटा एक्सप्लेन करेंगे सर? हाँ, इसमें ऐसा होता है कि हम, जैसे मैंने बताया कि क्यों आपने वोट किया ये कहीं पे नहीं मिलेगा। हम पूछते हैं जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया तो हम पूछते हैं भाई कोई खास वजह है क्या इसकी, इसको जिसको वोट किया, तो वो बताता है। वो जो भी बताता है हमारा काम है उसको लिखना, एंटर करना। तो बीजेपी के जहाँ तक वोटर का सवाल है तो उसमें जो टॉप 3 में आते हैं 18% नरेंद्र मोदी जी के कारण, 17% विकास के लिए, पसंद की पार्टी यानी पार्टी लॉयलिस्ट 11%। ये 3 प्रमुख हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला इसके कारण। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो अब यहाँ पे कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम के ऊपर कोई वोट कर रहा हो आज की डेट में, तो वो आता नहीं है। दूसरी बात ऐसा, विकास चूंकि वो सरकार में नहीं है तो आप उनसे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई बहुत बड़ा विकास कर दें। बड़ी बात है जो कांग्रेस पार्टी चूंकि सबसे पुरानी पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी, उसका अपना एक बेस है और वो बेस आज भी इंटैक्ट है। वो करीब 18% सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। उसकी मुख्य वजह ये है। एक बड़ा प्रश्न रहता है कि प्रधानमंत्री के लिए पसंद कौन, इसको लेके कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्पष्ट नंबर है। पर इसमें एक नंबर मैंने थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रखा है कि 6% ने कहा एनीवन फ्रॉम एनडीए। जी, इस बार सवाल पूछा गया आप किसे प्रधानमंत्री बना रहे हो। 48% ने कहा नरेंद्र मोदी, 6% ने कहा एनीवन फ्रॉम एनडीए यानी एनडीए से कोई भी। तो ये दोनों नंबर जोड़ दें तो हो गया 54%। 25% ने कहा राहुल गांधी, 3% ममता बनर्जी, 2% अरविंद केजरीवाल, 1% प्रियंका गांधी, 1% अखिलेश यादव, 8% एनीवन फ्रॉम इंडिया। अगर ये नंबर जोड़ भी दें, हालांकि उनमें ये एकता नहीं है अभी, 25, 30, 28, 2, 30, 2, 32, 8, 40% का ये एक नंबर पहुंच रहा है। 54% बनाम 40%। जी, इफ ओनली दे आर टुगेदर। जी, 1% मायावती, 5% आनंद। ये तो मतलब रिस्पोंडेंट नाम लेते हैं कि एनीवन फ्रॉम एनडीए में कि एस जयशंकर को बना दिया जाए, नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, कैसे रहता है ये? इसमें से पहले तो वो जो बोलते हैं हम सुन लेते हैं। हाँ, जब उनकी स्थिति आती है यार हमको नहीं मालूम, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि हर आदमी के पास हर सवाल का जवाब नहीं हो सकता जी। तो इस सवाल में भी यदि उनको नहीं पता यार वो हमारा काम नहीं है प्रधानमंत्री चुनना, इस तरह से जो भी बोलते हैं तो आप देख लीजिए, वो आप देख लीजिए। तो उस तरह के जो जवाब होते हैं वो सब अदर्स या इस तरह के इनमें से कोई नहीं पे जाते हैं। और जब उन्होंने बोला कि कुछ बता दीजिए तो फिर हम विकल्प पढ़ के बताते हैं, अब इनमें से बता दीजिए। जब कोई बोल ही देता है, 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं मालूम है, तो हम उसको बोलते हैं एडेड। और जो वो अपने मन से बताता है उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, यानी उसने अपने मन से जो बताया हमने लिख लिया। प्रदीप जी, इस बार के पूरे आंकड़े में आप साल दर साल करवा रहे हैं, वोटर प्रोफाइल के हिसाब से, चाहे वो ऑक्यूपेशन वाइज हो, कास्ट वाइज, क्या चीज़ें आपको बड़ी डिफरेंट या सरप्राइजिंग लगी एज अ पोलस्टर कि अच्छा ऐसा ट्रेंड आ रहा है, थोड़ा वो अगर बता पाएं? जी बिल्कुल। महिलाएं जो अभी भी बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले 2% अधिक वोट दे रही हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। जैसे आज इलेक्शन कमीशन के फाइनली डेटा आ चुका है कि 64.2 करोड़ लोगों ने वोट किया है। तो उस 64.2% भी ले लें तो वो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, जो कि सीधा सीधा बीजेपी को एक एडवांटेज देता है, एडेड एडवांटेज देता है। दूसरी बात जो इसमें सबसे ज़्यादा समझ में आई, युवा 18 से 25 उम्र का युवा के बीच में यदि आप देखेंगे बीजेपी और इंडिया अलायंस का
वोट डिफरेंस केवल और केवल 2% का है, जबकि ओवरऑल की बात कर ले तो एनडीए को हमारे हिसाब से 47% और इंडिया गठबंधन को 39%, 40% के आसपास दिख रहा है। तो वो जो गैप जो 7 और 8% का है, वो इस डेमोग्राफी में आके 18 से 25 में केवल अंतर 2% का रह जाता है। और इसकी एक और प्रमुख, हमने अंदर और डीप जब जाएंगे डेटा को पाएंगे आप कि जहाँ जहाँ बीजेपी की राज्य सरकारें हैं उन जगहों पे ज़्यादा इसका असर दिखा बीजेपी के, यानी जो वोट मिले हैं वो पूरे एज ग्रुप में बांट लें तो सबसे कम इसमें मिले हैं। लेकिन जहाँ जहाँ अपोजिशन पार्टी की सरकारें हैं वहाँ उनके खिलाफ यानी उनका वोट शेयर उसमें कम होता दिखा है। ये एक सबसे बड़ी बात है कि जो युवा होता है उसकी ज़रूरतें, उसके एस्पिरेशंस, और वो इम्पेशेंट होता है, वो तुरंत बदलाव चाहता है, तेज़ी से बदलाव चाहता है। तो ये एक इसमें दो बातें प्रमुख तौर पे डेमोग्राफी के तौर पे निकल के आई। मेरे सामने एक डेटा और है, मुस्लिम वोटर्स का डेटा है, जिसमें आपने दिखाया है कि 42% बीजेपी ने मुस्लिम वोट रिटेन किया है, कांग्रेस से 50। थोड़ा ये समझा पाएंगे ये डेटा? हाँ, हम ये भी पूछते हैं उनसे कि चलो आपने जिसको भी पिछली बार वोट किया था, कैसे किया था, क्या किया था, किसको किया था, और अब आपको क्या लग रहा है कि आप किसको वोट कर रहे हैं या किया। तो यदि के सेम एक व्यक्ति ने बोला मैंने पिछली बार ए पार्टी को किया था और अब इस बार भी ए पार्टी को किया, उसका मतलब है उसको रिटेन कहते हैं, वो वहीं रह गया। लेकिन किसी ने कहा मैंने पहले ए पार्टी को किया था अब बी पार्टी को किया, इसका मतलब है वो शिफ्ट हो गया। तो ये रिटेन और शिफ्ट एनालिसिस है जो आपने अभी पूछा। अच्छा, तो कि इतने ने मतलब जब इसमें लिखा है कि 42 एंड 92, मतलब बीजेपी को 2019 में अगर 100 मुस्लिम ने वोट किया था तो उनमें से 42 ने रिपीट किया। जी बिल्कुल। कांग्रेस को अगर 100 मुस्लिम ने वोट किया था तो उसमें से 92 ने रिटेन किया, 8% छटके, यही है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो रिटेन मतलब 42 ने रिटेन किया, इसका मतलब है कि दूसरे तरफ 58 चले गए, तो 51% चले गए एनडीए अलायंस में और अदर्स में 7%। बाकी जनरल, अदर्स और ओबीसी में मैं देख रहा हूँ तो बीजेपी का रिटेनर परसेंटेज 80% के ऊपर है, 82, उसके नीचे 86, नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इवन एसटी में भी वो सबसे बड़ी बात है, आदिवासी देश का असली में हिसाब किताब तय करते हैं, जबकि ये चीज अलग से हाईलाइट नहीं होती है ट्राइबल वोटर्स, क्योंकि नेचुरली वो आदिवासी वो जंगलों में और दूर दराज रहते हैं, वो मेन स्ट्रीम में आपको कम नजर आते हैं। नहीं, जंगलों और दूर दराज में रहने के अलावा उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी अभी बहुत स्प्लिट है जी, तो वो एक बड़ी वजह है जी। ठीक है, आपने ये हमें डेटा समझने में मदद की, इसके लिए शुक्रिया। कुछ सोशल मीडिया पे आपसे जुड़े सवाल आए हैं, ज़रा उनका जवाब दें। एक व्यक्ति ने लिखा कि चुनाव शुरू होने से पहले आपने एक ओपिनियन पोल जारी किया था जो बाद में डिलीट कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चुनाव शुरू होने के पहले एक इंटरव्यू मैंने दिया था, उस संस्थान का नाम है मनी कंट्रोल, और उस इंटरव्यू में तमाम बातें कही थी। एक्सेस माई इंडिया, पहले तो आपके दर्शकों सबके लिए मैं बता दूं, कभी भी पिछले 2017 के यूपी चुनाव के बाद से 7 सालों में कभी भी किसी भी चुनाव में ओपिनियन पोल, प्री पोल, किसी भी प्रकार के आंकड़े ना आज तक रखे हैं, ना आगे कभी रखेंगे। हम लोग केवल और केवल पोस्ट पोल स्टडी, जिसको साधारण भाषा में एग्जिट पोल कहते हैं, वो करता है। रह गई बात डिलीट कर दिया, तो उस आर्टिकल में जो मनी कंट्रोल में आर्टिकल था, उसकी जो हेडलाइन है कुछ सनसनी फैलाने के लिए ऐसी लिखी गई जो मैंने कही नहीं थी। अच्छा, तो उस आर्टिकल को जो हमने रीट्वीट करते हैं, उस रीट्वीट को बस वहां से हटा दिया कि हमने उसको पाया ये हेडलाइन तो मैंने कहा ही नहीं। अच्छा। जब मैंने बाद में पता किया कि या भाई ये कैसे चला गया, तो मैंने उसको डिलीट किया। हाँ, दूसरी बात जो ओपिनियन पोल की, हमारी कंपनी के नाम से उसके करीब 3 से 4 दिन पहले तक गलत भ्रामिक तरीके से ओपिनियन पोल के नाम से एक्सेस माई इंडिया के फ्रॉड चलाए जा रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं, और उसकी भी हमने कंप्लेंट करी पुलिस में, साइबर क्राइम सेल में, और उसमें एक्शन ले रही है जो पुलिस है उनके खिलाफ जिन्होंने ये भ्रामक और गलत ओपिनियन पोल हमारे नाम से ये भी पूछा गया, और ये तो स्क्रीनशॉट के साथ पूछा गया स्क्रीन के,
कि 5 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ रही है और आप सीटें दिखा रहे हैं 4 से 6। बिल्कुल। तो 6 सीटें तो उन्हें मिल ही नहीं सकती हैं, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। देखिए ये टाइपो मिस्टेक होती है जब चैनल के अंदर 6 बजे के बाद से हम डेटा देते हैं और दिखाना होता है तो वो 4 से 5 सीट की जगह 6 सीट टाइपो हो गया। और उसके बाजू में लिखा हुआ है कि एलजेपी 5 सीट कॉन्टेस्ट कर रही जी, है। देखिए आपकी रिपोर्ट में अभी भी देखेंगे तो पाएंगे। जी। तो एक हमारे मित्र हैं, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं, आई कांट नेम हिम, उन्होंने मैसेज भेजा स्पेसिफिकली, एज पर एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल एवरेज वोट शेयर पर सीट ऑफ कांग्रेस इज 42.35 एंड दैट ऑफ समाजवादी पार्टी इज 38.5. दैट मीन्स दैट एवरेज वोट शेयर पर सीट ऑफ कांग्रेस इज 4% हायर देन दैट ऑफ समाजवादी पार्टी. डू यू थिंक दैट्स ट्रू एज पर द? नहीं, इसमें देखिए ये चीज़ समझिए कि 17 सीटों के ऊपर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, 80 में से 17 सीटें के और 62 पे है सपा। तो आप उसको उस नज़रिए से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो 4 सीटें सबको पता है कि जो उनकी प्रमुख सीटें हैं रायबरेली, अमेठी और बाराबंकी, सहारनपुर, तो ये सब सीटों के ऊपर उनका उछाल होना स्वाभाविक है क्योंकि वो 17 में लड़ रहे हैं और 4 में ज़्यादा अच्छा करेंगे तो आप पाएंगे ये ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और उसी के उलट नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, उनकी 4 गुना ज़्यादा है। जी, करीब। अच्छा, एक यूजर ने कहा कि आप कह रहे हैं राजद का 31 से 42% वोट शेयर सीपीएम के कारण बढ़ा, ये नहीं बताया कि भाजपा का कम कैसे हुआ बिहार में। कैसा कहीं नहीं कहा हमने, तो कहीं नहीं लिखा सीपीएम के कारण बढ़ा। हमने सिलसिलेवार तरीके से इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं बिहार में, राजद है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज़ हैं, सीपीआई माले जिसको कहते हैं वहाँ की भाषा में, उन सबका अलग अलग वो दिया। हमने ना ऐसा कभी कहा है ना कभी कहीं लिखा है कि उसके कारण राजद का वोट बढ़ गया। ना, राजद का वोट बढ़ा है तो उसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, उसका नाम है तेजस्वी यादव। उनकी जो मेहनत है ये उसका परिणाम है। असेंबली इलेक्शन में भी वो जीत के इतने करीब आ गए थे कि केवल 5 सीट दूर, ये केवल और केवल उनको श्रेय जाता है। एक प्रदीप गुप्ता जी, सवाल बहुत पूछा जाता है सारे पोस्टर से, चुनाव के पहले से ही एग्जिट पोल बना के रखते हैं क्या? वोटिंग खत्म हुई तो तुरंत डेटा कैसे आ जाता है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो उसमें दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जहाँ सिंगल फेस का पोल होता है, सिंगल यानी आज चुनाव हुआ, आज शाम को देना है, जैसे कि हरियाणा का होता है, दिल्ली का होता है। तो हरियाणा में आप ये पाएंगे, हमारे पिछले 2019 के असेंबली इलेक्शन में हमने दूसरे दिन अपना पोल को रिलीज़ किया था, उस दिन नहीं किया क्योंकि हमको लगा कि जो हमने आज पोलिंग की है या आज के पहले पोलिंग की थी उसमें काफ़ी अंतर आता हुआ दिख रहा है। हमने कहा भाई हमको ज़रा डाउट लग रहा है, हमको और 24 घंटे का समय चाहिए, और हमने दूसरे दिन उसको रिलीज़ किया। लेकिन ये यदि ऐसा ना भी होता तो क्या करते? तो उसमें ऐसा होता है 1 सप्ताह पहले से करीब उसमें हम लोग पोलिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सिंगल फेस में। जहाँ मल्टीपल फेस है तो हर पहले फेस के बाद, दूसरे फेस के बाद, आखिरी फेस में ये प्रक्रिया अपनाते हैं, और बाकी जैसे लोकसभा में 1 से 6 फेस तक पोस्ट पोल, और 7वां फेस 5 दिन पहले। अच्छा, तो आखिरी फेज में जो लोग पूछ रहे हैं कि पोलिंग होते ही खत्म कैसे आ जाता है? नहीं आ सकता, वो प्रैक्टिकल अलाउड ही नहीं है। जिस दिन पोलिंग हो रही है उस दिन एग्जिट पोल करना अलाउड नहीं है। जिस दिन पोलिंग हो रही है उस फेज का आप 5 दिन पहले कर लेते हैं। 5 दिन पहले, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। तो वहां बेसिकली वो प्री पोल है, वहां एग्जिट पोल नहीं है। हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग कह सकते हैं। हरियाणा में था चूंकि हमने दूसरा 1 दिन और समय लिया। अच्छा, चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है प्रदीप गुप्ता जी। अभी तेलंगाना में भी हमने 1 दिन और लिया था, ज्यादा अभी जो चुनाव हुए। जी बिल्कुल, इसीलिए अगले दिन डेटा रिलीज हुआ था वो। बिल्कुल। हाँ, एक आखिरी प्रश्न, लोगों ने कहा कि स्लैम बुक्स ही भरवा लीजिएगा प्रदीप गुप्ता जी, ताकि पता चले कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े, तो इनके दोस्तों का अंदाजा लगाने में आसानी रहे। जन्म कहाँ का है आपका मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में वारासिवनी जगह है जो तहसील प्लेस है, और जिला बालाघाट है। अच्छा, सिवनी के रहने वाले हैं। नहीं, सिवनी अलग है, वारासिवनी अलग है। जैसे आपने यूक्रेन में देखा था खीव और खारखीव था, तो वही अंतर है सिवनी और वारासिवनी। अच्छा, हमारे यहाँ भी जैसे हम उरई के हैं, हमारे बगल में औरैया है, तो लोग उरई औरैया में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? पहले तो हुई वारासिवनी में ही, हायर सेकेंडरी तक। उसके बाद कॉलेज जो मैंने किया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से किया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। पिताजी ने कहा, पिताजी मेरे फ्रीडम फाइटर थे, पोएट थे, राइटर थे, तो उनकी एक क्या इच्छा होगी कि भाई हम एक दिन मीडिया हाउस होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ वहाँ जाके पब्लिशिंग और प्रिंटिंग करवाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा सिविल इंजीनियर में
आपने सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं करना है, आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कीजिए, एक दिन प्रेस होनी चाहिए अपनी। वाह, ठीक है। कहाँ से किया आपने ये? जबलपुर से। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज? जबलपुर कला निकेतन है, जहाँ पे फाइन आर्ट और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का एक अलग से ग्रुप है जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज के लगा हुआ है। फिर गमे रोजगार कहाँ कहाँ ले गया? फिर सीधा का सीधा इंडिया टुडे ग्रुप में आके मैंने काम किया 4 साल, 89 से 93। और उस समय टेलीविज़न चैनल नहीं होते थे, और उस समय बड़े बड़े पत्रकार जो होते थे वो एक एक मैगजीन के एडिटर हुआ करते थे। उनमें बड़े नाम शामिल हैं, प्रभु चावला जी, शेखर गुप्ता जी, प्रणय रॉय जी, ये सब एक एक मैगजीन के एडिटर होते थे। यही इंडिया टुडे में। उसके बाद 5 साल यहाँ से फिर बॉम्बे, उस समय रेवेन्यू 70% एडवर्टाइजिंग का इंडिया का रेवेन्यू केवल बॉम्बे से आता था। तो फिर बॉम्बे जाके मैंने 5 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया है। उसके बाद पीयूष गोयल जी के साथ 2013 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में OPM कोर्स होता है, ओनर्स प्रेसिडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वो किया है। और 2013 तक, हार्वर्ड जाने के पहले तक, हम लोग कॉरपोरेट मार्केट रिसर्च करते थे। मार्केट रिसर्च मतलब ये चुनाव तो एक बहुत बात अपनी कंपनी के लिए या किसी और कंपनी? अपनी कंपनी। मैंने 1998 में एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 5 साल और यहाँ 9 साल काम करने के बाद 1998 में की थी। और 98 से 2013 तक कॉरपोरेट रिसर्च, अभी भी कॉरपोरेट रिसर्च करते हैं। आपको यदि साबुन, तेल, सोडा, चना कुछ भी बेचना है, लेकिन कितना बड़ा बेचना है, लोगों को क्या पसंद आएगा, क्या नहीं आ रहा है, इस वर्ग, इस समूह के लोगों को, इस इनकम ग्रुप को ये पसंद आता है, उसको ये आता है, यही मार्केट रिसर्च है। इसके बिना प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और ये एक्सेस माई इंडिया कब शुरू किया? 1998, ये 26वां साल वही इसी नाम से था? इसी ने, एक ही नाम। और इलेक्शन की रिसर्च कब से, सर्वे कब से शुरू हुआ? 2013 के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वो दिल्ली का पहला इलेक्शन था जो अरविंद केजरीवाल का था 2013। उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली के इलेक्शन हुए थे। अच्छा, उसमें अरविंद केजरीवाल सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन दर्शक याद रखें कि उस चुनाव में नंबर 1 पार्टी बीजेपी थी, हर्षवर्धन के नेतृत्व। 31 सीट बीजेपी की आई थी, हमने दी थी 35 सीटें, 34 सीट बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को केवल हम ही अकेले ऐसे थे जो हमने 27 सीटें दी थी और उनको 28 सीट आई थी पहली बार। हाँ, तो वो चूंकि पहली बार पार्टी थी इतना बड़ा, और फिर उन्होंने कांग्रेस के सपोर्ट से, कांग्रेस शायद 9 थी, कांग्रेस की 8 सीटें थी। खैर 11 साल बीत चुके हैं, इस प्रसंग को भी कुछ ही घंटों बाद देश का जनादेश सामने होगा। प्रदीप गुप्ता जी, हम उम्मीद करते हैं कि काउंटिंग वाले दिन भी, जब आपका अनिवार्य जो डांस है वो संपन्न हो जाएगा, उसके बाद हम लल्लन टॉप पर भी इस जनादेश को लेकर आपसे चर्चा कर पाएंगे। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून सुबह 7 बजे से लल्लन टॉप पर लगातार न्यूज़ रूम में एक नया स्टूडियो तैयार हुआ है, खास इस दिन के लिए पेशकश रहेगी, जिसमें हमारे रिपोर्टर्स देश भर से आ रही ब्रेकिंग न्यूज़ को फिल्टर करके आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। थैंक यू।